डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की अंग्रेजी की पढ़ाई घर बैठे अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए खास करके ऐसे वीडियोस मैं लेक्चर वाइज फॉर्म में अपलोड कर रहा हूं, जिससे हमारे क्लास 12 के बच्चे पूर्णतः लाभान्वित होंगे। कभी कभी कुछ बच्चों को अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने हेतु वे रेगुलर स्कूल नहीं आ पाते हैं, उन्हें भी ऐसे क्लासेस से फायदे होंगे। इन दिनों विद्यालय लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में बच्चे काफी हताश निराश हैं, लेकिन अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस चैनल के माध्यम से स्कूल की पढ़ाई घर पर बैठे क्लासरूम की तरह समझकर आराम से बैठे बैठे पढ़ें। अब इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा क्लास नियमित रूप से आपको मिलता रहे, जिसमें एग्जामिनेशन ट्रिक्स, सजेशंस एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसकी समालोचनाएं हम लोग करेंगे और बहुत सारे बातों की जानकारियां होंगी। आज जो हम लोग पोएम पढ़ेंगे, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, ये विलियम शेक्सपियर का लिखी हुई एक कविता है। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले इसके पंक्तियों को मैं पढ़ूं। जो इसका स्टैंजा है, एक सोनेट है, ये 14 लाइंस के होते हैं। सोनेट का एक खासियत होती है कि सोनेट जितने भी होते हैं वो 14 लाइंस के होते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, thou art more lovely and more temperate, rough winds to shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed, but thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death long thou brag thou wanders in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as man can breathe or eye can see, so long lives this, and this gives life to thee. किताब सामने रखें, टेक्स्ट बुक माइंड एस्केप क्लास 12 का फर्स्ट पोएम, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, thou art more lovely and more temperate। कवि यहां कहना चाहता है, कवि अपने दोस्त के सौंदर्य की तुलना ग्रीष्म ऋतु के एक दिन से करना चाहता है। ग्रीष्मकालीन दिन बेहद आकर्षक और सुंदर होता है। कवि का दोस्त भी बहुत सुंदर एवं मनमोहक है। ऐसी स्थिति में वो चाहता है कि अपने दोस्त को किस तरह उसके सौंदर्य को कैसे अमरत्व प्रदान किया जाए, ये क्षणभंगुर चीजें किस तरह से अमर हो। तो हम देखेंगे इस कविता की पंक्तियों को, मैं जैसा कि मैंने अभी पढ़ा पूरी कविता, उस चीज को आप लोग रखो सामने किताब और एक एक लाइन पर ध्यान दो। Shall I compare thee to a summer's day? The poet proposes here. The poet proposes, actually, the poet here imagines something, कि how to mortalize his friend's beauty.
The poet here possesses to compare the beauty of his friend of the beauty of the day in summer. A day in summer is very charming and beautiful. Everybody knows it. A day of summer, ग्रीष्म का दिन विशेष करके इंग्लैंड में चार्मिंग और ब्यूटीफुल होता ही है. The poet's friend is also very beautiful and attractive. But the question means that the beauty of his friend cannot be properly described by comparing it with the beauty of day in summer. कवि जैसा कि अपने दोस्त के सौंदर्य की तुलना गर्मी के ऋतु से एक दिन से करना चाहता है. बहुत ही सुंदर लुभावना दिन. चूंकि इंग्लैंड में गर्मी का दिन को बहुत ही सुखदायक माना जाता है और विंटर को एक सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है. तो कवि का दोस्त यहाँ बेहद सुंदर और मनमोहक है. इसीलिए कवि चाहता है कि किस तरह से उसके सुंदरता को अमृत प्रदान किया जाए. तो कवि का पहला लाइन जो लिखा हुआ है, Thou art more lovely and more temperate, इसका क्या मीनिंग निकलता है? आप लोग ध्यान दो. कविता पर एक एक लाइन पर एक एक पंक्तियों पर कवि चाहता है कहना कि तुम ग्रीष्मकालीन दिन से भी, ये गर्मी के ऋतु या गर्मी के दिन से भी तुलना किया जाए तो उससे भी तुम अधिक सुंदर हो. तुम्हारा स्वभाव एवं प्रकृति ग्रीष्मकालीन जो जलवायु है उससे भी ज्यादा सुंदर और मधुर है. तो rough winds to shake the darling birds of May. Rough wind causes much damage to the sweet birds of May. The violent storms of summers destroy the beautiful bird before they blossom. यानी प्रचंड जो हवा चलती है गर्म की समय में, जो प्रचंड गर्मी उष्णता भरी हुई जो एक गर्माहट वाली जो हवा चलती है वो कलियों को तक को नुकसान पहुंचाती है. फूल के कली मुरझा जाने लगते हैं. गर्मी और आंधी तूफान गर्म अगर उठ गया उस तरह का तो उसके जो यौवन प्राप्त करने के पहले ही बर्बाद हो जाते हैं. प्यारे प्यारे सुंदर कलियां ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड हवा से प्रभावित हो जाती है. इसीलिए यहां पर यह शब्द का यूज किया गया है रफ विंड्स, कि रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे. डार्लिंग बर्ड्स यानी जो प्यारे प्यारे, डार्लिंग बर्ड मतलब पंखुड़ी जो निकली हुई है नए नए कलियां, उसको मुरझा देते हैं. समर्स लीज यानी समर का समय, समर का टाइम होता है, द स्पैन ऑफ समर यानी लाइफ ग्रांटेड बाय समर. तो इसमें हम देखते हैं कि ग्रीष्मकाल की अवधि काफी तो छोटी होती है, अतः ग्रीष्मकालीन सौंदर्य थोड़े समय के लिए होता है. समय सौंदर्य को बहुत जल्द खत्म कर देता है. समय की निर्दयी स्पर्श से मानो ग्रीष्म ऋतु के सौंदर्य का बलात्कार हो जाता है, एक तरह से कहा जाए, यानी खत्म हो जाता है. तो ये सुंदरता क्षणिक है. जो जितना भी सुंदर है वो उसका सुंदरता का नष्ट होना ही है. ये स्वमेव है, ये नेचुरल है, ये कहीं भी ये अकाट्य है. समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस. अब यहां पर आई ऑफ हेवन, यहां आई यानी आंख, आंख स्वर्ग की आंख, यानी स्वर्ग का आंख कौन है? फिर कभी कभी ग्रीष्म काल की सूर्य, यहां पर सूर्य को लिया गया है कि सूर्य की किरणें काफी चमकीली होती है. सूर्य बेहद गर्म हो उठता है. कभी कभी सूर्य की किरणें धुंधली भी हो जाती है और सूर्य की चमकीली और गर्म किरणों को यहां पर कहा गया है हेवेंस आई. हेवन की आंख यानी सूर्य की चमकीली यो गर्म किरणें की कांति मंद पड़ जाती है. सूर्य की गर्म किरणें बादल द्वारा भी ढक ली जाती है. ऐसी स्थितियां पैदा होती है कभी कभी गर्मियों में. तो ये इसीलिए कहा गया है समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स. चमकते भी हैं और छुप भी जाते हैं. तो इस तरह से तुम्हारी सुंदरता जो कॉम्प्लेक्शन है, जो रंग है, वो डिम्ड हो जाता है. उसी तरह से अप एंड डाउन यानी सुंदरता जो है ये क्षणभंगुर है. कैसे अमृत तो दिया जाए, कोई चीज नहीं है. शैल आई कंपेयर दी, इसीलिए पहला ही कविता का जो टाइटल है कि शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं कंपेयर करूं तुम्हारी सुंदरता को, किस तरह से कंपेयर करूं एक समर्स डे से, ग्रीष्मकालीन दिन से कैसे तुलना करूं. तो एक तुलना में भी वो सहज नहीं पाता है कभी यहां पर अपने आप को. हर सुंदर वस्तु
यहाँ पर एक लाइन है, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस। चाहे वो जितना भी फेयर, कोई फेयर से फेयर चीज हो, एक दिन उसको डिक्लाइन होना ही होना है, वो नष्ट होना ही है। डिक्लाइन मतलब नष्ट, पतन। तो कोई भी बढ़िया से बढ़िया चीज का भी एक दिन पतन होना ही है। उसकी सुंदरता एक न एक दिन खत्म होनी ही है। तो क्या चीज है, कैसे उसको अमर किया जाए, कवि चाहता है यहाँ पर। इसलिए कहा जा सकता है इस लाइन को, बहुत ही सुंदर, बेहद ही सुंदर लाइन है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस। ध्यान देंगे, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लूज देयर ब्यूटी इन कोर्स ऑफ टाइम। अपने समय में हर चीज, हर वस्तु जो सुंदरता से परिपूर्ण है, नेचर ने उसको बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन क्या वह अमर है? क्या वह चिरकालीन चलने वाला है? अर्थात नहीं। दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ब्यूटी बाय चांस हैपनिंग्स और बाय नेचर्स नेग्लेक्ट। द पोएट मीन्स टू से दैट द ब्यूटी ऑफ समर डिक्रीजेस वेरी सून। It is not permanent, but his friend's beauty is not subject to change. लेकिन दोस्त की सुंदरता ऐसा नहीं होने देगा। कभी कहता है नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे सुंदरता को और 4 चांद लगा दूंगा, बल्कि इसको बदलने नहीं दूंगा। ये अमर रहेगा। It will never decline. It will never decline. So his friend is more beautiful and more attractive than the beauty of the summer. ये समर की सुंदरता से कहीं ज्यादा सुंदर है दोस्त, और ये अमर रहेगा। लेकिन कैसे? हर वस्तु सुंदर वस्तु प्रकृति की एक समय के अनुसार अपने सौंदर्य को खो देता है। संयोगवश घटने वाली घटनाएं या प्रकृति की उपेक्षा उन्हें सौंदर्य से वंचित कर देता है। सभी जानते हैं, कवि का कहना यह है कि ग्रीष्म ऋतु का सौंदर्य बहुत जल्द खत्म हो जाता है। यह सौंदर्य अस्थायी नहीं होती, लेकिन उसके दोस्त का सौंदर्य अस्थायी है। यह कैसे? यह कभी खत्म नहीं होगा। अतः उसके दोस्त को किस तरह से ग्रीष्मकालीन सौंदर्य की तुलना से अधिक सुंदर एवं अधिक आकर्षक कवि बताता है, यह देखने वाली बात है इस कविता के अंतर। अब हम देखेंगे, एक लाइन यहां पर आता है, बट दाई इटर्नल समर नेवर फेड, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। दाई मतलब उसका, इटर्नल समर मतलब शाश्वत ग्रीष्म, यानी शाश्वत सुंदरता, अमर स्वतंत्र उसका जो सुंदरता है, शैल नॉट फेड। फेड मतलब मुरझाना, कभी नहीं मुरझाएगा। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ वेस्ट, कभी खत्म नहीं होगा। यू विल नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ योर ब्यूटी, you will not lose your beauty. Your beauty has an eternal appeal which is free from the ravages of time. समय के अंतराल से नहीं बदलेगा, समय उसको नहीं बदल पाएगा। लेकिन कैसे? यही तो सोचने वाली बात है। कभी यहां लास्ट में, लास्ट स्टैंजा लास्ट लाइन में क्या कहना चाहता है, ये बहुत ही मार्केबल है। जो आप देखोगे, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू डीके। यहां कहता है कि ये तो बदलने का नहीं है, ये डीके क्षय होने का कोई जगह नहीं है। यू विल नॉट लूज योर लवलीनेस, तुम अपनी लवलीनेस को, सुंदरता को नहीं खोगे। तुम कभी भी अपने सौंदर्य से वंचित नहीं हो सकते हो, तुम अपने सौंदर्य को खो नहीं सकते हो। तुम्हारा सौंदर्य स्थायी है और जो काल के उपद्रव से मुक्त है, यह नष्ट होने वाला नहीं है। तुम अपने से इस सुंदरता को अलग नहीं कर सकते हो, ऐसा कवि का मानना है। लेकिन कैसे? अभी भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, कैसे? अब देखते हैं। जब ये कवि कहते हैं यहां पर, तो फिर शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं? यानी समय के बीतने के बाद भी तुम बने रहोगे, समय तुम्हारे सौंदर्य को प्रभावित नहीं कर पाएगा। यानी समय तुम्हारे जो प्राण तो ले सकता है, सौंदर्य को अमृतत्व को प्रदान करना। अमृतत्व, इमॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी नहीं, इमॉर्टेलिटी, अमरत्व। कविता के इस पंक्ति में कवि एक्चुअली यहां पर कवि यह कहना चाहता है कि उसके सौंदर्य को बनाए रखेगा। समय बीतने के साथ जो तुम्हारा सौंदर्य है, मृत्यु की छाया से गायब होने नहीं दिया जाएगा। यानी इस कविता का मूल मंत्र यही है। मृत्यु गर्व महसूस नहीं करेगी कि वह तुम्हें अपनी अंधकार में साम्राज्य में ले ली है। नहीं, तुम्हारे ऊपर अपने जो जीत
जश्न नहीं मना सकती है, मौत नहीं मार सकती है उस सुंदरता को। कविता की पंक्ति में यही कवि का एक आग्रह है कि किस तरह से करेगा वो, अभी एक लास्ट लाइन में देखेंगे क्या कहना चाहता है कवि। ये लास्ट लाइन में कि जब तक लोग पृथ्वी पर सांसें लेंगे, so long as man can breathe, ये जो लाइन है, so long as man can breathe, जब तक मनुष्य सांसें लेंगे, जब तक इस धरा पर सब कुछ रहेगा, प्रकृति का अपना अस्तित्व बना रहेगा, तब तक तुम रहोगे विद्यमान। कैसे? जब तक आंखों में देखने की लोगों के पास क्षमताएं रहेगी, लोगों को सुनने की क्षमता रहेगी, लोग देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, इसके लिए मैं उन हाथों से, अपने हाथों से तुम्हारे सुंदरता का बखान वाली कविता लिखूंगा, और इस कविता को लोग आने वाले समय में, सदियों में, इट विल रिमेन फॉर ऑल टाइम्स टू कम, जब तक कि लोग रहेंगे दुनिया में तब तक देखेंगे। सो लॉन्ग लाइफ्स दिस, जब तक लोग रहेंगे तब तक यह कविता पढ़ी जाती रहेगी। उस नौजवान की सौंदर्य जो इस कविता में वर्णित है हमेशा बरकरार रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा लोग उसको पढ़ेंगे और याद करेंगे, हमेशा बना रहेगा। दिस गिव्स लाइफ टू दी, ये कभी मरने नहीं देगा। यह कविता तुम्हें अस्थायी जीवन प्रदान करेगा। इस कविता की पंक्तियों में ही माध्यम से यही कहा जा रहा है, कवि को विश्वास है कि उसकी कविता अमर है और ये अमरत्व तो मिल चुका, और उसके सुंदरता, उसके दोस्त के सुंदरता को भी अमरत्व तो प्रदान कर दिया गया। यह अमर कविता उसके दोस्त के सौंदर्य को अमर कर देगी। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक लोग मनुष्य की धरा पर सांस लेंगे, जब तक आंखें देखेगी, लोग तब तक इस चीज को याद करेंगे, इसके सुंदरता को याद करेंगे। जैसे आज ताजमहल शाहजहां और मुमताज का एक यादगार बना हुआ है, जब तक ये ताजमहल रहेगा उनको याद किया जाएगा। जैसे गुलाब का फूल है, उस गुलाब को हम अगर जिंदा और अमरत्व तो प्रदान कर देना चाहते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तहत, तो वो कितना दिन तक जिंदा रह सकता है। उसको हम जस्ट गमले में लगा सकते हैं, गमले से तोड़ सकते हैं, और फिर तोड़ने के बाद गुलदस्ते में उसको हम लोग सजा सकते हैं। लेकिन वह जिंदा कितना दिन रहेगा? सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और नहीं। लेकिन अगर उसका फोटो खींचकर अगर हम नेट पर डाल देते हैं या फोटो उसका रख देते हैं, वह जन्म तक रह सकता है। जब तक इस धरा पर यह सब चलता रहेगा तब तक रह सकता है। तो देखा जाए तो उसका अमृत तो वहां पर मिल गया, वो अमर हो गया। वह फूल जिंदा रहे ना रहे, लेकिन उसको सुंदरता विद्यमान रह सकती है। यही कविता का मूल भाव है कि उसको अमृत प्रदान करने के लिए कवि यहाँ पर एक कविता लिख देना चाहता है, और कवि ने इस कविता को लिख ही डाला, और अपने दोस्त को आज लिखे हुए इस कविता को 400-500 साल हो गए, और उसके अमृतत्व उसको मिल गया। जब तक मनुष्य इस धरती पर रहेंगे तब तक इस कविता को पढ़ेंगे, लोगों को सुनाएंगे, मन मस्तिष्क में उसको रखेंगे और इसका आनंद लेंगे। तब मनुष्य के मन में हमेशा बने रहोगे, तब तक तुम जिंदा रहोगे, चलते रहोगे। मनुष्य जन्म लेगा, मरता रहेगा, फिर जो लोग आएंगे लोग पढ़ेंगे। इस तरह से अमृतत्व प्रदान कर दिया। कवि का यहाँ पर कविता में मूल भाव यही है कि कवि अपने दोस्त को सौंदर्य को, सुंदरता को अमृतत्व प्रदान करने में सफल होता है इस कविता के माध्यम से। तो फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, अपना विचार, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें अगले क्लास में इसका डाउट जो क्लियरिंग का क्लास होगा, जो अगला क्लास मेरा फिर वेडनेसडे को होगा, उसमें मैं इस किसी भी प्रकार का डाउट को क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।